हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। ये मैं इसके पहले का जो पार्ट है वो मैंने पहले के वीडियो में ले लिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लीजिए या फिर मेरे अकाउंट पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए वीडियोस वगैरह। आज हम लेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग it is necessary to know the meanings of certain basic terms used in accounting। अभी इसके पहले के वीडियो में हमने बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है और अकाउंटिंग का क्या मतलब है ये हमने बहुत अच्छे से विस्तार से समझ लिया। लेकिन बुक कीपिंग को मतलब अकाउंट्स वगैरह को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती है, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि समझना काफ़ी ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। ओके तो अकाउंटिंग इज़ अ वर्सटाइल सिस्टम विच सर्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेस इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अभी ये जो है ना, ये जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि वो यूनिवर्सल होती है। इसका मतलब ये कि अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, 12th स्टैंडर्ड अगर आपका हो जाएगा तो आपको सभी बेसिक नॉलेज आपको आ ही जाएगा। तो किसी के भी हाथ में अगर आप जिसको नॉलेज है कॉमर्स का और अकाउंटिंग का, अगर उसके हाथ में आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस थमा दोगे तो वो देख के पूरे साल का वो कंपनी की क्या स्थिति है, क्या हालत है, पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट किया, कितना कहाँ पर नुकसान है, कहाँ पर उसने क्या डिफेक्ट्स किए, गलत स्टेप्स क्या लिए तो ये कंपनी का हालत हो गया है या स्टेटस है, या क्या अच्छे स्टेप लिए तो कंपनी को फ़ायदा हुआ है, ये वो कोई भी देख के बता सकता है, सीए या इनफैक्ट कॉमर्स का भी जो स्टूडेंट रहेगा वो। तो ये और ये जो लैंग्वेज होती है ये यूनिवर्सल होती है। ओके तो कोई भी उसे हाथ में लेके बता सकता है जो कॉमर्स से रिलेटेड है कि कंपनी के बारे में वो स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है उनके बैलेंस शीट वगैरह। Hence the following terminologies need to be understood। अभी क्या टर्मिनोलॉजीज है वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके अंदर है पहला तो है ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी लेन देन आप करते हो वो पैसों से ही रिलेटेड होना चाहिए। जो पैसों से ही रिलेटेड होता है उसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ मार्केट से जाके खरीदी तो ये क्या हुआ, पैसा, लेकिन वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ खरीदती हूँ मतलब वहाँ पर मेरा पैसा गया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर मैं जाके कुछ बेचती हूँ, सेल करती हूँ तो उसमें मेरा पैसा आएगा, है ना, प्रॉफिट होएगा मुझे, तो या प्रॉफिट हो या ना हो बट पैसा मेरे पास आया है। तो वो जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना लेन देन के अंदर, उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके अंदर दो बेसिक डिफरेंस है, एक है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर मॉनेटरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पैसा, मनी। मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो होगा जहाँ पर कैश पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंडर आएंगे कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहाँ पर रोकड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसे बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट का तो मतलब आपको पता है उधारी को बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आता है बार्टर ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पर भले ही हम जो आजकल जो कैश पैसा यूज़ करते हैं, ओके, यहाँ पर आप बोलोगे कि मैडम आपने तो पहले बोला कि ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है कि वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनका मेन हेतु क्या होता है, मेन यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कब हुआ करते थे, जब अपना जो ये रुपया जो पैसा होता है ना, ये नोट डॉलर ये इन्वेंट नहीं हुए थे उस वक्त। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा स्कूल में तो आप बेसिक हिस्ट्री में जानोगे कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तब होते थे जब बार्टर सिस्टम होता था। मतलब अगर सपोज मुझे गाय खरीदनी है और सामने वाले के पास 2 बकरियां है, उसको मुझे गाय बेचनी है और उसको बकरियां बेचनी है, तो और उसको गाय खरीदने में वो इंटरेस्टेड और मैं बकरियां खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो उस टाइम में कैश तो नहीं होता था, है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपनी गाय उसको दे दूंगी, उसके 2 बकरियां मैं ले लूँगी। लेकिन इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आने लगी पता है, वो जो वैल्यूएशन सही नहीं होने लगा था। अभी आज के दौर में अगर हम पैसे में तोलेंगे तो गाय की कीमत होगी 50,000 और वही 2 बकरियों की कीमत अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल वो होती है 30,000। इट मीन्स कि 30 मतलब 50 - 30 मतलब 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन पैसा उस वक्त कैश नहीं होता था, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते थे
ओके लेकिन इसके अंदर क्या होता था, सही तरह से वो हिसाब किताब मतलब सही तरह का वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे उसको, लेकिन कोई दूसरा पर्याय भी नहीं था। तो इसीलिए ये होना लाजमी है कि कुछ किसी न किसी को थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना पड़ेगा ही, ऐसा होता था। उसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन, मतलब वहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व था। भरे कैश, ये जो आज आप नोट और डॉलर लेके घूमते हो ना, उस वक्त तो नहीं थे। तो उस वक्त लेकिन बार्टर ट्रांजैक्शन होता था, वहाँ पर बिजनेस होता था। ओके तो अगर सपोज वो नहीं होता, मतलब बार्टर में अगर नहीं होता, तो उसके बदले जाहिर सी बात है कि कैश पैसे को ही हम यूज़ करते हैं उसी सिचुएशन को अगर हम दोबारा रखेंगे तो, है ना। अगर मुझे गाय खरीदनी है तो मैं पैसा दूंगी, क्या दूंगी, कैश दूंगी। मतलब यहाँ पर एक बाबा वैलिड और सही ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, कि किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा, सामने वाले को सही कीमत मिल रही है, मुझे सही तरह की गाय मिल रही है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, अभी हम आगे देख लेते हैं ट्रांजैक्शन का मतलब क्या दिया है इन लोगों ने। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। वही मैंने जो आपको बताया, जहाँ पर पैसा मनी इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का क्या दिया है उन्होंने, द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है, या तो इसी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो अभी के अभी मैं कैश दे दूंगी तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। और अगर मैं कुछ उधार में ले रही हूँ तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि अभी तो एट प्रेजेंट में पैसा नहीं दे रही हूँ उसको, लेकिन मैं उसको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 4 दिन के बाद दूंगी या 1 महीने के बाद दूंगी, लेकिन पैसा तो मुझे पे करना ही है। मतलब वो क्रेडिट हो जाता है, उधार हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरीली। मैंने आपको पहले भी समझाया वीडियोस में कि वहाँ पर कंपल्सरीली पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूर दूर की कुछ भी कहानियाँ उठा के ला रहे हो और उसको स्टोरी जैसा लिख रहे हो, नो। जहाँ पर पैसा है वहाँ ट्रांजैक्शन होगा, पैसा नहीं है तो यूजलेस बातें रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। वही मैंने आपको कहा कि उधर के उधर कैश पेमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, मतलब कुछ हमने खरीदा कैश में तो 15,000 उधर के उधर मैंने पे कर दिया। ओके देन पेमेंट ऑफ सैलरी, आपको सैलरी मिलता है महीना का महीना, आपके पेरेंट्स वगैरह जॉब करते होंगे तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of a transaction, but it is paid or received at a later date। मतलब फ्यूचर में बाबा उधारी, इन शॉर्ट उधारी को बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000, ये एक एग्जाम्पल हो गया। देन सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देख लेते क्या है। The transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called non-monetary transaction। मतलब ऐसा समझिए एट प्रेजेंट जो हम जो कैश पैसा लेके घूमते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होता है। An exchange of one thing against another thing is called barter transaction। मतलब एक चीज़ के बदले दूसरा, मैंने आपको वही जो पहले समझाया ये वही है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ उधर के उधर देना। मतलब ऐसा समझो डील तो हो रही है, बस पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ओके देन एंट्री, recording of a business transaction in the proper form or method in the books of account is called an entry। अभी entry का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन जो हमारे हो रहे हैं ना, और उसे हमने देखो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग का जो हमारा शुरू का वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। अब भले वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो जो जहाँ पर हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं या मिल रहे हैं हमको, तो वो हम क्या करते हैं बुक कीपिंग में लिखते, बुक कीपिंग उसको बोलेंगे। और वही जो साल भर का ब्यौरा हम लिखते हैं पूरा, उसको बोलेंगे, वो जो एनुअल जनरल मीटिंग में हमको वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे अकाउंटिंग। मतलब साल भर का काम जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, और जो रोज़ का रोज़ खर्चा लिखते हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, है ना। तो ये जो लिखने का जो काम होता है ना, इसको क्या बोलते हैं एंट्री करना। ओके एंट्री वर्ड यूज़ करेंगे हम। रिकॉर्ड करने को बोलेंगे, लिखने के काम को बोलेंगे एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एंट्री। द नरेशन क्या है वो देख लेते हैं।
A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called a narration. अब ये narration का मतलब ये होता है कि आपने एंट्री तो कर दिया, ओके कुछ मैंने ख़रीदा, समझो मैं मार्केट गई, वहाँ से मैंने मेरे बिज़नेस के लिए कोई माल ख़रीदा, गुड्स ख़रीदे। अब ख़रीदे तो परचेसेस करके मैं लिख दूंगी, सपोज 20,000 तो 20,000 लिख दिया। लेकिन जनरल एंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर हमको ब्रैकेट डाल के प्रॉपर नरेशन लिखना पड़ता है कि परचेस तो किया, लेकिन क्या परचेस किया और किस लिए परचेस किया, तो उसमें ब्रैकेट डाल के मैं लिखूंगी। और बीइंग वर्ड से चालू होता है या फिर फॉर वर्ड से चालू होता है वो, ओके। जैसे बीइंग परचेस्ड मेड फॉर बिजनेस ऑफ, समझो जो भी मैंने बिजनेस के लिए ख़रीदा है, समझो ये सीमेंट ख़रीदा, तो बीइंग सीमेंट परचेस्ड ऑफ ₹20,000। इस तरह का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि कोई भी मेरा जो अकाउंट्स का बुक हाथ में लेगा उसको भी एक आइडिया मिल जाए कि मैंने किस चीज़ से के लिए ये पैसा खर्च किया है, परचेस किया तो क्या किया है। सिर्फ परचेसेस नहीं, ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा, ओके। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग और फॉर। देन गुड्स का मतलब क्या होता है देखते। द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, commodity, articles or things in which a trader trades. These are purchases or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. Goods का मतलब ये है कि जो भी मैं माल मटेरियल खरीदूंगी, भले वो रॉ मटेरियल हो या मेरे बिजनेस को मैं और आगे वो खरीद के मैं आगे बेचती हूँ वो चीज़, समझो, तो उसको हम क्या वर्ड देंगे, गुड्स। माल को जो हिंदी वर्ड होता है ना माल, जो बेचते हम उसको बोलेंगे गुड्स। देन एग्जाम्पल उसके, मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। अभी मेरा सपोज मेडिकल का शॉप है, केमिस्ट का शॉप है, तो मैं केमिस्ट का बेसिक काम क्या होता है, ये बेचना, मेडिसिन बेचना। तो ये जो मेडिसिन हो गई ये केमिस्ट के लिए गुड्स हो गई। अगर मैं भाजी भाजी वेंडर के पास जाती हूँ तो उसके लिए वेजिटेबल्स जो हो गए, वेजिटेबल वेंडर के लिए वेजिटेबल्स क्या हो गए, गुड्स हो गए। लाइक पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गेयर बॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए भी ये जो दूसरे के पार्ट्स हो गए गाड़ियों के, ये सब क्या हो गए, गुड्स हो गए उनके लिए। देन कैपिटल एंड ड्राइंग्स देख लेते क्या है। कैपिटल क्या है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अभी जो एक्चुअल पैसा जो कंपनी के अंदर बिजनेसमैन लाता है शुरुआत करने के लिए, ओके, ये हमने एसपी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, ओके, आप ज़रूर देखना वो वीडियो। तो अगर मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जाहिर सी बात है मुझे मेरे घर से थोड़ा बहुत पैसा तो लाना पड़ेगा। अगर मैं पार्टनरशिप में कर रही हूँ तो दोनों पार्टनर्स लाएंगे या कोई एक पार्टनर लाएगा, है ना। तो जो बेसिक पैसा जो अपने पॉकेट से लगाते हैं, अब या तो आप लोन लेके लो या अपने घर से लाओ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। वो बेस और वो अच्छा खासा पैसा होता है, ज़्यादा डिजिट का बड़ा फिगर होती है वो नंबर की, पैसों की, ओके। उसी जिससे बेसिक चीज़ें लाइक ऑफिस खरीदेंगे हम या रेंट पे लेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, कैपिटल पैसे से वो सब खरीदा जाता है। कुछ मशीनरी की ज़रूरत है वो खरीदेंगे, है ना, ऑफिस की ज़रूरत है वो हम रेंट पे लेंगे या खरीदेंगे। देन इनकॉर्पोरेशन के लिए हमको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो खर्चा करेंगे, ओके। देन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल। अभी हमारे लाइबिलिटीज़ का जो साइड होता है, लाइबिलिटी मतलब क्या, जो उधार में हम लेंगे, अगर कुछ खरीदते हैं चीज़ उधारी में तो वो होती है हमारे लिए लाइबिलिटीज़, है ना। और एसेट्स का मतलब समझो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब उनको बेच के भी हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब होता है पैसे में कन्वर्ट, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर एसेट ज़्यादा होता है और लाइबिलिटीज़ का साइड बैलेंस शीट में हमारा कम होता है, इसका मतलब हमारा जो भी डिफरेंस मिलता है वो होता है कैपिटल। The equation of this is capital equals to asset minus liabilities. Capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of business. अभी क्या होता है, अभी ये देखो जब कंपनी बनने जा रही है ना तो ये सब पैसे कौन लाते हैं, अभी मैंने आपको बताया ओनर लाता है ना, उसके घर से लाएगा या उधार लेके लाएगा, जो भी उसका बेचारे का जो कंडीशन है वो लेकर आएगा पैसा। अब लेकर तो आया, लेकिन जब कंपनी बंद होने को आती है ना, भले वो 10 साल के बाद बंद हो या चल ही रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सपोज ऐसा टाइम आता है कि उसको वाइंड अप करना है, क्लोज कर देना है, तो जब बंद होती है तो सबसे पहला पैसा
जो रिटर्न करना होता है ना, तो ओनर को हम देंगे कैपिटल का पैसा, क्योंकि उसी के वजह से हमारा कंपनी खड़ा हुआ था, है ना, उसके पैसे पे। तो ये एक ऐसा बोलेंगे कि सेंसिटिव बात भी हो जाती है। तो सबसे पहला पैसा हम किसको रिटर्न करेंगे? ओनर को। देन ड्राइंग्स देख लेते। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for personal use called as drawing, and a proprietor pays college fees for his son, pays his medical expense, mobile bill etc. for business। अब ड्राइंग्स का मतलब ये है कि देखो बिजनेस तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि रात दिन बस बिजनेस ही करते रहेंगे, फैमिली भी है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है फैमिली के लिए भी, और उसको सैलरी वगैरह तो मिलता होगा, लेकिन कुछ ड्राइंग्स मतलब खुद के पर्सनल खर्चे के लिए भी जो बिज़नेस का ओनर है वो कुछ पैसा निकालेगा। सपोज़ उसको बेटे की फ़ीस भरनी है, वो निकाला उसने पैसा, मेडिकल का कुछ खर्चा आ गया, बीमारी आ गई, ऑपरेशन करना है, उसके लिए उसने पैसे निकाला, या बाबा अपने रिलेटिव को कुछ पैसे देने के हैं, या मोबाइल बिल्स हो गए, ओके। तो जो भी वगैरह उसका जो पर्सनल खर्चा रहेगा उसको हम क्या टर्म देंगे? ड्राइंग्स, मतलब पर्सनल खर्चे के लिए। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या है वो देख लेते हैं। डेटर्स, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में आपने किसी को दिया है, माल दिया है, लेकिन उसने उधर के उधर आपको पैसा नहीं पे किया है, ना कैश में ना चेक में, उधारी में सामने वाला लेकर गया है, मतलब सेल्स आपका उधारी में हुआ है, ओके। तो उसको हम क्या वर्ड देंगे? डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब वो जो डेटर है सामने वाला आदमी, उसके ऊपर कर्ज है आपका और वो आपको फ्यूचर में पे करेगा। क्रेडिटर्स क्या होता है? पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी। अभी देखिए बिजनेस है तो जाहिर सी बात है उधारी लेना देना तो चलता रहेगा। आपने सपोज रॉ मटेरियल किसी से उधार में ले लिया, तो आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गए, आप क्रेडिटर्स हो गए, है ना। पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपको भरना है पैसा, आपको पे करना बाकी है। आपने परचेसेस किया और आपने उधारी में लिया, परचेसेस करके खरीद के कुछ खरीदना तो है, लेकिन पैसे कैश नहीं दिए, 2 महीने बाद 1 महीने बाद देने वाले हो, तो आप हो गए क्रेडिटर, ओके। देन बैड डेब्ट्स, एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स, इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। अब बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो हमने ऊपर डेटर का मतलब पढ़ा ना, कि कोई भी बंदे को हमने उधारी में माल दिया, अब दे तो दिया, उसने प्रॉमिस किया 1 महीने के बाद हमको भर देगा पैसा, 1 महीने के बाद आप जाके बोलते हो हमारा पैसा दो, वो नहीं देता है, या फिर वो आदमी भाग जाता है, या फिर उसके पास वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है अभी कुछ पे करने के लिए, और या फिर वो बोलता है अगले साल पे करेगा, अगले साल भरेगा पर करेगा, लेकिन ये साल तो आपको आपका बैलेंस शीट वगैरह तो तैयार करना है, ओके। तो वो क्या हो गया? इररिकवरेबल अमाउंट हो गया, मतलब आपको वो पैसा नहीं मिला, आपने माल तो दे दिया लेकिन आपका पैसा डूब गया, तो डूबने को क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स, ओके। अभी आगे के वीडियो में ना मैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ले लूँगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। तो अब तक के लिए बाय बाय, और अगले वीडियो में ना हम ये एक्सपेंडिचर लेंगे। आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसे प्रेस करिए, तो आपको पूरे वीडियोस दिखेंगे। अब तक मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पूरा कवर कर लिया है 11th स्टैंडर्ड का। देन आंसर्स जो है एक्सरसाइज सॉल्व्ड आंसर्स जो है अकाउंट्स के हो गए हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का हो गया है पूरा, इकोनॉमिक्स दे दिया है, आईटी पूरा दे दिया है। आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, या मेरे अकाउंट पे जाके चेक करो, या एंड स्क्रीन आखिरी में स्मॉल विंडो आता है वहाँ पर भी देख सकते हो, या कार्ड्स भी आते हैं ऊपर वो आई बटन के जैसे, तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।